अब हम देखेंगे रंध्र की संरचना कैसे होती है और इन रंध्रों के द्वारा पानी कैसे बाहर निकलता है, यानी रंध्रों के खुलने व बंद होने की प्रक्रिया हम देखेंगे। जैसे रंध्र खुलेंगे पानी बाहर निकलेगा और रंध्र बंद हो जाएंगे, वापस पानी एकत्रित करेगा। तो इस तरह से रंध्रों के द्वारा पानी बाहर निकलता है। तो ये देखेंगे अपन पहले, तो सबसे पहले देखेंगे रंध्र की संरचना किस प्रकार से होती है। बाह्य त्वचा में या अधिचर्म में उपस्थित रंध्र एक छिद्र के रूप में होते हैं और उन छिद्रों को रंध्र छिद्र कहते हैं। ये जैसा कि एक चित्र है, रंध्र की संरचना का चित्र है, जिसमें ये एक रंध्र छिद्र है और इस रंध्र छिद्र में जो है दोनों तरफ वृक्काकार कोशिकाएं होती हैं, दोनों तरफ वृक्काकार कोशिकाएं होती हैं, जिन्हें हमें द्वार कोशिका या गार्ड सेल द्वार कोशिका या गार्ड सेल कहते हैं। इन दोनों गार्ड सेल के बीच में रंध्र छिद्र होता है। जब रंध्र छिद्र इस तरह की आकृति में है तो यह खुला रंध्र छिद्र है, यह खुला हुआ है ना, यहाँ पानी एकत्रित हो रहा है, खुला हुआ है, और जैसे ही पानी बाहर निकलेगा तो ये छिद्र क्या होगा, वापस बंद हो जाएगा। तो यह खुला छिद्र है। अब यहाँ देख रहे हैं कि जो गार्ड सेल है इसके आंतरिक भित्ति, ये आंतरिक भित्ति है, यह आंतरिक भित्ति जो है मोटी होती है, बाहरी भित्ति पतली है और आंतरिक भित्ति मोटी होती है, क्योंकि यह पानी को एकत्रित करती है। तो ये द्वार कोशिका जो है आंतरिक भित्ति मोटी और बाहरी भित्ति पतली होती है। इसके चारों तरफ जो है सहायक सब्सिडियरी सेल्स होती हैं और ये सेल जो है इसको सहायता प्रदान करती है। ये सारी संरचना जो है अधिचर्म पर ही पाई जाती है, अधिचर्म की कोशिकाओं के मध्य में ये संरचना पाई जाती है। तो यहाँ पर जो द्वार कोशिका है इसकी भित्ति मोटी होती है और यह मोटी भित्ति होकर के जब इस पर प्रेशर पड़ता है तो ये क्या होता है, अंदर की तरफ चली जाती है और ये बाहर वाली कोशिका जो है बाहर की ओर खींच जाती है। दोनों बाहर की तरफ खींचती है तो छिद्र खुल जाता है, और अगर दोनों अंदर की ओर चली जाती है, आंतरिक भित्ति भी अंदर की ओर खींच जाती है और बाहरी भित्ति भी अंदर की ओर खींच जाती है, तो यह छिद्र बंद हो जाता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि छिद्रों के खुलने व बंद होने से वाष्पोत्सर्जन क्रिया होती है, यानी पानी बाहर निकलता है। तो ये तो हुई रंध्र की संरचना। रंध्र की संरचना में पत्तियों में रंध्रों की संरचना सामान्यतः इनकी संख्या जो है 100 से लेकर के 60,000 तक होती है। सामान्यतः पत्ती में उपस्थित रंध्रों की संख्या 100 से लेकर के 60,000 तक होती है। अब हम देखते हैं रंध्र के खुलने व बंद होने की क्रिया विधि, किस तरह से रंध्र खुलते हैं और बंद होते हैं। तो जो रंध्रों के खुलने व बंद होने की क्रिया विधि है वह रंध्र गति कहलाती है। उसको हम रंध्र गति कहते हैं। रंध्र किस तरह से गति करता है, खुलता है, बंद होता है। जैसे हृदय में स्पंदन होता है तो हम उसको क्या कहते हैं, हृदय धड़कन कहते हैं। इसी तरह से रंध्र में जो खुलने और बंद होने की क्रिया विधि है उसे हम रंध्र गति कहते हैं। इस रंध्र गति को अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग परिकल्पनाओं के द्वारा समझाया था और उनमें से जो प्रचलन परिकल्पनाएं हैं उन्हें हम देखेंगे। तो उन परिकल्पनाओं में पहली परिकल्पना आती है मांड और शर्करा, मांड शर्करा परिकल्पना, जिसको जेडी सायरे ने दी थी। जेडी सायरे ने मांड शर्करा परिकल्पना दी थी और इस परिकल्पना के द्वारा रंध्रों के खुलने और बंद होने का प्रक्रम इस प्रकार से समझाया। देखिए कि दिन के समय रंध्र खुलते हैं और रात्रि के समय रंध्र
बंद होते हैं। आप ये इस चीज को जानते हैं कि दिन के समय रंध्र खुलते हैं और रात्रि के समय जो है रंध्र बंद होते हैं। जब रंध्र बंद होते हैं तो पानी एकत्रित करने की क्रिया होती है और वो बाहर निकालते हैं। दिन के समय पानी को एकत्रित किया जाता है और रात्रि के समय जो है पानी को बाहर निकाला जाता है। तो रंध्र जब खुलते हैं तो पानी कैसे बाहर निकलता है और बंद होते हैं तो कैसे एकत्रित किया जाता है। तो दिन के समय रंध्रों में उपस्थित द्वार कोशिका में मांड जो पत्तियां होती है, पत्तियों में क्या होता है, मांड बनाया जाता है। पत्तियां भोजन बनाती है और भोजन में जो मांड है उसमें CO2 की कमी होती है। अब ये CO2 की कमी क्यों होगी? दिन का समय है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है और प्रकाश संश्लेषण क्रिया के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो काम में ले ली जाती है। तो यहाँ पर क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड की कमी हो गई है और कार्बन डाइऑक्साइड की कमी होने से उसका pH बढ़ जाता है और बढ़ने से यहाँ पर फास्फोराइलेज एंजाइम सक्रिय होता है और ये फास्फोराइलेज एंजाइम मांड को जो है ग्लूकोज 1-फास्फेट में परिवर्तित करने का काम करता है। हमने पढ़ा था कि इसमें पत्तियों में कई उपापचयी क्रियाएं होती है। तो ये एक उपापचयी क्रिया है जिसके दौरान मांड जो है फास्फोराइलेज एंजाइम सक्रिय होने से ग्लूकोज 1-फास्फेट में परिवर्तित हो जाता है और यह ग्लूकोज 1-फास्फेट जो है द्वार कोशिका में DPD बढ़ने से, जब जैसे ही ग्लूकोज 1-फास्फेट बना तो द्वार कोशिका में DPD यानी विसरण दाब न्यूनता जो है वो बढ़ जाती है और विसरण दाब न्यूनता बढ़ते ही यह क्या होगा, स्फीत हो जाएगी। क्या होगी, फैल जाएगी। स्फीत यानी फैल जाती है। इसमें बाहर की तरफ प्रेशर लगेगा और यह बाहर की तरफ जैसे प्रेशर लगेगा तो यह जो है द्वार कोशिका स्फीत हो जाएगी और स्फीत होने पर रंध्र खुल जाएंगे, जैसा कि आप देख रहे हैं। आप देख रहे हैं ये स्फीत हो जाती है, यानी ये भी आंतरिक परत भी थोड़ी खिंच जाती है और बाहरी परत भी बाहर की ओर खिंच जाती है। यहाँ क्यों खिंचती है? क्योंकि इसमें विसरण दाब न्यूनता या DPD बढ़ जाता है। DPD बढ़ने से यहाँ पर ये खिंच जाती है और रंध्र खुल जाते हैं। यह दिन के समय होता है ना। अब रंध्र खुल जाते हैं तो रात्रि में क्या होंगे, रंध्र बंद होंगे। तो रात में द्वार कोशिकाओं में CO2 की सांद्रता बढ़ जाती है क्योंकि रात्रि के समय प्रकाश संश्लेषण क्रिया नहीं होती है, अतः यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता बढ़ गई है और जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता बढ़ेगी तो pH क्या होगा, कम हो जाएगा और pH कम होकर के अम्लीय माध्यम में आ जाएगा। pH अधिक है तो क्षारीय माध्यम है, pH कम है तो अम्लीय माध्यम है, तो pH कम हो जाएगा और pH कम होने से मांड जो है ग्लूकोज 1-फास्फेट, जो ग्लूकोज 1-फास्फेट बना यहाँ पर, ये ग्लूकोज 1-फास्फेट वापस मांड में परिवर्तित हो जाएगा और मांड में जैसे ही परिवर्तित होगा तो द्वार कोशिका में DPD जो है वो कम हो जाएगा। DPD कम होगा तो द्वार कोशिकाएं स्लथ अपनी आकृति में पूर्ववत स्थिति में आ जाएगी। स्लथ का मतलब यहाँ क्या हुआ, बाहर की तरफ फैल गई थी तो यह वापस स्लथ हो जाएगी, वापस अपनी पूर्व स्थिति में आ जाएगी और जैसे ही पूर्व स्थिति में आएगी तो रंध्र बंद हो जाएंगे। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि जेडी सायरे ने जो है ग्लूकोज 1-फास्फेट, मांड से ग्लूकोज 1-फास्फेट बनता है तो रंध्र खुलते हैं और ग्लूकोज 1-फास्फेट से वापस मांड बनता है तो रंध्र बंद होते हैं। ये ऐसा जेडी सायरे ने बताया था। अब दूसरा, इस वैज्ञानिक के अनुसार यह रंध्रों के खुलने और बंद होने की प्रक्रिया बताई। तो अब यहाँ पर दूसरा जो है स्टीवर्ड ने बताया, स्टीवर्ड की परिकल्पना सेकंड चालू होती है। इसने बताया कि जो मांड उपस्थित है
उससे ग्लूकोज 1 फास्फेट बन रहा है। यह ग्लूकोज 1 फास्फेट और आगे तक जो है फॉस्फोराइलेशन करता है और अंत में फॉस्फोराइलेशन से ग्लूकोज 1 फास्फेट बना और ये फॉस्फोराइलेशन से 6 फास्फेट बना और 6 फास्फेट से ग्लूकोज बना और यह ग्लूकोज जो कि अधिक घुलनशील है, यानी कि इसके अधिक घुलनशील होने से क्या होगा,